नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर के खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज की करंट अफ़ेयर शुरू करने से पहले, हम देखते हैं सबसे पहले कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बता दें, थोड़ा समझा दें कि क्या होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी यानी कि वो समुद्र के क्या करती है, कुछ रूल बनाती है, समुद्र में किस देश का कितना अधिकार रहेगा, तो उसको आपको समझना होगा सबसे पहले। सपोज़ करिए ये कोई कंट्री है और उस कंट्री का यहाँ तक क्या उसकी ज़मीन आती है, उसका अपना क्षेत्र आता है, ठीक है? ज्योग्राफिकल उसका ज़ोन है कंट्री का, तो उस बेस लाइन से क्या करते हैं, उस बेस लाइन मानकर समुद्र की दूरी को नॉटिकल माइल्स में हम नापते हैं, इसको ध्यान रखना। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी होती है, एक जगह ये स्थापित होता है। दूसरा क्या होता है, 12 से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक था मतलब कि अगर आप चले जाएँ 12 से आगे वाला लगभग 188 नॉटिकल माइल्स का ये इलाका होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है सर देश का कुछ अपना क्या होता है, अपना कब्ज़ा होता है। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत होती क्या होता क्या है, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, उसके क्या होती है, जो भी कोस्टल कंट्री होती है, उसके पास लगी कंट्री होती है, उसको फुल राइट्स होते हैं कि वहाँ पर क्या करे, अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, वहाँ पर अपनी मछली को क्या करे, वहाँ मत्स्य पालन करे, वहाँ को उसको मारे और साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ पे जितने मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको क्या करे, उनका दोहन कर सके, ये सारे राइट उनको यहाँ पे मिले हुए होते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, जिसको कॉन्टिनेंटल ये जो इलाका होता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, जो आप देखिए समुद्र में इस तरीके से जा रहा होता है। तो इस आगे जो इलाका होता है, उसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल से लेकर जो इलाका आगे होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, जो किसी देश का होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, आपको सारे राइट बने रहते हैं, फिशरीज़ के राइट बने रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मिनरल्स राइट भी आपको रिसोर्स के बने रहते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ रिसर्च के हिसाब से दूसरे देश यहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं। उसके आगे जब जब 200 नॉटिकल मील्स के जब आगे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं, जो जो पीला वाला जो पट्टी दिख रहा है ना, ये जो पट्टी है, यहाँ पर क्या होता है, प्रिडोमिनेटरी सोवरेन राइट्स एंड नेशनल ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है कि आप 200 नॉटिकल माइल्स और आगे भी थोड़ा चले जाइएगा, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक अगर आप पहुँचते हैं, तो वहाँ वो अपने कुछ संप्रभु राज्य को अधिकार मिले हुए होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, कहीं न कहीं आपको अपने जो नेचुरल जस्टिस के लिए आप आगे जा सकते हैं। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे वहाँ पे होता क्या है, आपको एक्सक्लूसिव राइट किसके होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज़ के होते हैं, लेकिन कब जब क्या होता है कि आप आगे जो बॉर्डर है आगे अगर आप अन्य देशों के साथ वहाँ पर संयुक्त रूप से कार्य कर सकते हैं। फिर आगे आता है हाई सीज़ इलाका और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज़ के रूल लग जाते हैं। फिर वहाँ पर और देशों का भी क्या करते हैं, और देश यहाँ पे आवागमन कर सकते हैं। ऐसा तो क्या करते हैं यहाँ पर अपने मिनरल्स का दूसरे देश भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर खोजबीन कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिकली इलाका है 12 नॉटिकल माइल्स तक हम अन्य अधिकार है, सॉरी आपका संपूर्ण अधिकार है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है 200 नॉटिकल मील्स तक, वहाँ पर अब क्या होता है, अन्य अधिकार होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करते हैं, आज देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर क्या है जिनको आपको पढ़ना है। आगे स्टार्ट करते हैं। जो आपको एक चीज़ और बता दें, जो इलाका जो होता है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, वो कितना होता है, आपके बेस लाइन से कितना 350 सी नॉटिकल सी माइल्स तक का होता है। तो देखते हैं आज को आपको कौन-कौन से करंट अफ़ेयर्स पढ़ने हैं। आपको बताना चाहिए जो बाहुबली के निर्देशक हैं एस. एस. राजामौली, ये अपनी एक आगामी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एक अगली मूवी ला रहे हैं जिसका नाम आपने सुना होगा आरआरआर। तो आगामी पीरियड ड्रामा मूवी है जिसका उनको फुल फॉर्म है आरआरआर का, रौद्रम रानम रुधिराम। इसको रिलीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है, 7 जनवरी को इस सिनेमा में आएगी। तो हम इसका कोई आपको प्रचार नहीं कर रहे हैं कि आप मूवी देखिए या मूवी कैसी है, बल्कि क्या हुआ है, जिसको आधिकारिक तौर पर इन्होंने जो आरआर शीर्षक दिया है, वो किसी एक इतिहास के महत्वपूर्ण नेता के ऊपर या एक वहाँ पे नेतृत्वकर्ता के ऊपर की मूवी है, तो उसके बारे में आपको आज पढ़ना है। तो 1920 में स्थापित आरआर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे इनका नाम कोमाराम भी आता है, कहीं दूसरा नाम आता है, तो ये भीम याद रखिएगा। तो इन दोनों के आधार पर एक काल्पनिक कहानी को एक इसमें कहने की बात कही गई है, पीरियड मूवी है, तो इसमें ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सरकार ने हाल ही में कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियन सिस्टम है, उसको बदलने के लिए न्यायपालिका और सांसदों के भीतर लगातार आह्वान किया जा रहा था। इसलिए कॉलेजियम जो सिस्टम है, उसमें पारदर्शिता को लाने और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की प्रोसेस के लिए एक मसौदा ज्ञापन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया गया है और वो भी लंबित है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या? तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद और कांग्रेस के 3 सांसदों ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के इस टाइम जो प्रेज़िडेंट टाइम मेंबर हैं, रंजन गोगोई के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनका ऐसा करने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने सदन में भाग लिया है, इसलिए वो सदन का हिस्सा बने हैं और मार्च 2020 में उनको सदन में शामिल किया गया है। उसके बाद से लेकर आज तक श्री रंजन गोगोई एक मनोनीत सदस्य हैं और केवल 6 बार वो कार्रवाई में शामिल हुए हैं संसद की, राज्यसभा के। और इसके बारे में देखेंगे कि विशेषाधिकार नियम क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके अलावा बात हम करेंगे लॉग फॉर सेल के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे तब्लीग के बारे में और बात होगी बाल्टिक सागर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इन सारे करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 1 से लिंक हैं और अगर आप इस तरह के और भी डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, चाहे आप पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जितने भी लोअर एग्ज़ाम हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर टीचिंग का, फोर्सेस का,
किसी भी तरह के एग्ज़ाम जहाँ पर आपको करंट अफ़ेयर पूछा जाता है, तो उस करंट अफ़ेयर को कवर करने के लिए, उसका डिटेल में एनालिसिस समझने के लिए, जो आपकी समझ को और विकसित करे और आप ये भी चाहते हैं कि दैनिक जीवन में कौन-सी घटनाएँ कहाँ पे हो रही हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है। इन सभी की जानकारियों के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियाल के साथ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू और रंपा विद्रोह के बारे में, जो राजमौली जी पिक्चर बना रहे हैं, उसके बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक है, आधुनिक भारतीय इतिहास की जो ऐतिहासिक घटनाएँ हुई हैं, उनसे लिंक टॉपिक है, तो उसपे कोई अगर टॉपिक आएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से रोर ऑफ आरआरआर इसमें देखा गया है, राइज़, रोर और रिवोल्ट की ये कहानी है। एस.एस. राजामौली इसको निर्देशित कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, इन्होंने इससे पहले बाहुबली, मक्खी या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने एक साउथ इंडियन काफ़ी अच्छी इन्होंने 8-9 प्रोजेक्ट बनाए, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने भी किया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू हैं कौन? तो 1922 में होता क्या है, भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी जो सीताराम राजू हैं, उन्होंने 1882 के जो ब्रिटिश द्वारा मद्रास वन अधिनियम, मद्रास प्रेज़ेंट टाइम में जो तमिलनाडु, चेन्नई का हिस्सा है, उसको कहा जाता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए क्या किया था 1882 में, ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने एक रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया है। 1922 में ध्यान रखना रंपा विद्रोह 1922 में हुआ है, जिसने अपने स्वयं के जंगलों के भीतर आदिवासी समुदाय के मुक्त आंदोलन को गंभीर रूप से क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था इस रूल ने। 1882 के मद्रास वन अधिनियम ने क्या कर दिया था कि अब लोग जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो उसके खिलाफ रंपा विद्रोह हुआ और रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। तो इस अधिनियम के तहत क्या था कि जो समुदाय थे, वो अपने पारंपरिक जो पोडू कृषि सिस्टम कर रहे थे, उसको पूरी तरीके से चलाने वो समर्थ नहीं हो पा रहे थे और उनको स्थानांतरित खेती करने पे विवश होना पड़ रहा था। सशस्त्र संघर्ष में 1924 में एक हिंसक अंत तब आया जब राजू को पुलिस बलों ने पकड़ लिया और एक पेड़ में बांधकर उनको बांध दिया और एक फायरिंग दस्ते द्वारा उनको गोली मार दी गई। उनकी वीरता के परिणाम स्वरूप उन्हें माननीय बीरडू या फिर जंगल का नायक शीर्षक दिया गया। ध्यान रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू जी को माननीय बीरडू और जंगल का एक नायक बोला जाता है। कुछ लोग इनको गुमनाम आपका क्रांतिकारी बताते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया, तो ये इनका फाइल फोटो है। अब हम बात करेंगे किन्नाराम भीम के बारे में, तो किन्नाराम भीम का नाम बात करें तो 1901 में ये जो इस टाइम पे तेलंगाना है, उसके आदिलाबाद जिले में ये जन्मे। ये भीम गोंड समुदाय के सदस्य हैं और चंदा तथा बल्लालपुर राज्यों की आबादी वाले घने जंगलों में ये पले-बड़े हैं। कोमाराम भीम जेल से फरार होकर असम के एक चाय बागान में काम करने चले गए। यहाँ पर उन्होंने अल्लूरी के नेतृत्व में विद्रोह के बारे में सुना और गोंड जनजाति की रक्षा करने की प्रेरणा इनके अंदर आई, जिससे वह संबंधित थे और इन्होंने यहाँ पर भी विद्रोह की हेल्प किया है। तो इनको कहीं पे कोनाराम, कहीं पे कोमाराम भीम के नाम से जाना जाता है। ये इनका फ़ाइल फ़ोटो है। कुछ इस तरीके से दिखते थे और इन्हीं के ऊपर फ़िल्म प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। तो इनसे लिंक जो टॉपिक है रंपा विद्रोह का, इसके बारे में बात करें तो रंपा विद्रोह का सबसे पहले आएगा। ये 1922 में किया गया विद्रोह है। रंपा विद्रोह जो 1922 में किया गया, इसमें माननेय विद्रोह के रूप में इसको जाना जाता है। ये ब्रिटिश भारत के जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसकी जो गोदावरी एजेंसी है, उसमें अल्लूरी सीताराम राजू के उनके नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था। इसको अगस्त 1922 में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा अगस्त 1922 में। कई बार कुछ लोअर क्लास जो पीसीएस एग्ज़ाम वगैरह वगैरह होते हैं, उसमें महीने पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखना अगस्त 1922 में इसको शुरू किया गया था और जब मई 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और जब उनको मार दिया गया, तब तक ये विद्रोह चलता रहा। आइए अब देखते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो जीएस पेपर 2 से लिंक है, बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम के बारे में। ये संविधान की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उनका कैसा गठन किया जाए उससे संबंधित मुद्दा है। तो इसमें क्या किया जाए, तो आइए बात करते हैं कि कोलेजियम सिस्टम आखिर है क्या? या कैसे वर्क करता है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 124 उसका खंड है 2 यानी कि 124(2) उसमें ये साफ-साफ लिखा है कि ये भारत के संविधान की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्तियाँ हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन जजों के नाम का जो सिफ़ारिश की जाती है, वो कोलेजियम के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और लेकिन वो करते किसके हैं? कोलेजियम की सिफ़ारिशों के आधार पर। ये आर्टिकल 124 के खंड 2 से संबंधित है मुद्दा। अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है, तो उसके लिए योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 124 में किया गया है। उसमें कुछ मानदंड दिए गए हैं। सबसे पहली बात क्या है, आप भारत के नागरिक हों। दूसरा क्या है, आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में अधिक निरंतर क्या होना चाहिए, आपको कम से कम 5 साल तक के लिए आप जज के रूप में कार्य करें या फिर क्या करें, आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में सॉरी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक या फिर आप वकील पद पे रहे हों या कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी रहे हों। तो इनके तरीके जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, उनके लिए कोलेजियम प्रणाली क्या करता है, अपना रिकमेंडेशन देता है
तो कोलेजियम सिस्टम की अगर बात करें, तो ये क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, उनके ट्रांसफ़र की जो सिस्टम होता है, उसको निर्णय लेने में विकसित ये एक संस्था एक तरीका है जिसमें क्या है, इसको किसी भी संविधान के प्रावधान में नहीं लिखा गया है, ना ही संसद के किसी नियम से लागू किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय आए हैं, उनके द्वारा इसको माध्यम से इसको विकसित किया है कोलेजियम सिस्टम को। और सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम है, अगर हम देखें इसका नेतृत्व कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं और उनके 4 अन्य जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि अगर टोटल 22 या 30 न्यायाधीश हैं, तो उनमें से पहला एक सीजेआई होते हैं और फिर 4 जो उनसे कम जूनियर बाकी सबसे सीनियर 4 लोग हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोलेजियम क्या करते हैं, कुछ लोगों का नाम सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को, आप इनमें से न्यायाधीश को चुनिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अगर हम देखें जब ये सिफ़ारिशें भेजते हैं न्यायाधीश को, जो ये राष्ट्रपति के पास, तो क्या राष्ट्रपति को इनकी सिफ़ारिशें मानना क्या बाध्यकारी होता है या फिर अंतिम होता है? तो ऐसे बात करें, तो कोलेजियम अपनी अंतिम सिफ़ारिश भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदित के लिए भेजते हैं। तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकार करते हैं या फिर इन्हें क्या कर सकते हैं, ये इनके ऊपर बाध्य नहीं होते हैं कि अगर इनको मानना ही है। लेकिन इसमें दिक्कत आप कहाँ पे आती है कि अगर राष्ट्रपति इसको स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं राष्ट्रपति, तो क्या किया जाता है, इनकी सिफ़ारिशों को वापस भेज दिया जाता है। और एक बार अगर सिफ़ारिशें वापस आईं और कोलेजियम ने उसको दोबारा फिर वही सिफ़ारिशें या उन्हें चेंज करे या वही दोहरा दे दोबारा करके उनको वापस कर दे, तो फिर बाध्य होते हैं राष्ट्रपति उनको मानने के लिए। तो इस तरीके से आपको पता होने चल गया होगा कि जो सिफ़ारिशें की जाती हैं, वो बात पहली बात तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार अगर कोलेजियम ने चाहे वही लोगों के नाम भेज दे और चाहे चेंज करके भेज दे, तो बाध्य होते हैं राष्ट्रपति उसको करने के लिए। इसीलिए इसकी आलोचना इसलिए की जाती है। इसकी वजह से कहीं न कहीं क्या होता है, अस्पष्टता आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी में कमी आ जाती है और साथ ही साथ क्या होता है, भाई-भतीजावाद की गुंजाइश बनी रहती है। इसके अलावा सार्वजनिक विवादों में ये अक्सर फँसते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो उनके जूनियर जो न्यायाधीश होते हैं और काफ़ी कुछ वकील होते हैं, जो काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, तो कई बार उनके नाम भी रिकमेंड नहीं होते हैं। तो इसमें करना ये चाहिए कि कहीं न कहीं पे क्या चाहिए, कोलेजियम को बात माननी चाहिए, प्लस राष्ट्रपति को भी अपनी बातें करनी चाहिए। कोलेजियम ये करे कि 10 लोगों का नाम भेजे, उसमें से 5-4 जो भी नियुक्त करने हैं, उनका फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से निर्धारण कर सके। तो दोनों तरफ की चीज़ें बनी रहें, संतुलन बना रहे। एक ट्रांसपेरेंसी भी आए और दूसरा कई बार है जवाबदेहिता भी बढ़े और कहीं न कहीं भाई-भतीजावाद पे रोक लगे। ऐसी गुंजाइश है, किया जाना चाहिए। बात करेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में, क्योंकि कुछ लोग इसमें से आपने देखा होगा सचिन से पहले थे, रेखा जी थी, तो ये लोग क्या हुआ, ये लोग लगातार वहाँ प्रेज़ेंट नहीं रह पाए थे, तो कहीं न कहीं राज्यसभा के जो इसलिए इनको चुना जाता है कि खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें, उतना हो नहीं पाता है। ये टॉपिक है राज्य विधानमंडल और संसद के कामकाज, उनके संचालन के संबंध में। तो देखते हैं आखिर रूल कहता क्या है? विशेषाधिकार नियम के रूल की बात की जाए, इस नियम के अनुसार एक सदस्य को सत्र के दौरान कम से कम 1 दिन तो प्रेज़ेंट होना ही होगा। यदि नहीं हो सके, तो सदस्य को ये करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा छुट्टी के लिए और सदन द्वारा इसको स्वीकृत अगर कर लिया जाता है वहाँ पे, तो फिर ये छुट्टी का मामला रह सकते हैं। तो देखते हैं आखिर मामला आया क्या? क्या दिक्कत क्या आई? मुद्दा क्या बन के वहाँ पे उभरा हुआ था? क्या बात आई थी? कि एक हमारा जो राष्ट्रीय चैनल है एनडीटीवी, इसको एक क्या हुआ था, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें भारत के पूर्व जो न्यायाधीश हैं, रंजन गोगोई, उन्होंने संसद में उनकी उपस्थिति के बारे में जब उनसे प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात बोल दी कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ बैठने की व्यवस्था की कमी, साथ ही साथ कोविड की जो कुछ रूल्स हैं, उनकी वजह से उनको असुविधा हो रही थी, इसलिए वहाँ पे प्रेज़ेंट होने गए नहीं। ये रंजन गोगोई जी हैं, जिन्होंने इसका आंसर दिया। तो इसमें ऐसा कहा गया है, जो सांसद लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया है, उन्होंने बोला है कि ऐसे इन्होंने जो बयान दिए, उसकी वजह से कहीं न कहीं क्या हो रहा है, जो सदन है उसकी नियमों का उनके बयान उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुँच रही है, तो इसलिए वो उनका क्या चाह रहे हैं, विशेष अधिकार जो प्रस्ताव है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि कुछ कार्रवाई की जाए। तो देखते हैं कि आखिर में संसदीय विशेषाधिकार हैं क्या? क्या प्रिविलेज सिस्टम होते हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? जो सांसद होते हैं या राज्य में जो एमपीज़, एमएलएस होते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, ताकि क्या करें, जब भी अपना वो कोई कार्य करें देश के लिए या कुछ कुछ अपने लॉ लाएँ, तो वो उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से निवर्हन कर सकें, उनको कहीं बाध्यता ना आए, उनको कहीं रुकावट ना आए। तो अगर बात करें संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ये बात करता है विशेषाधिकार की, तो संसद के लिए अनुच्छेद 105 में विशेष रूप से स्पष्ट उल्लिखित किया गया है, अर्थात संसद में बोलने जाने वाली स्वतंत्रता उन्हें मिली हुई है, साथ ही साथ उनकी कार्रवाई का जो प्रकाशन होता है कि अगर न्यूज़ छपे या ना छपे, इनको सारे राइट दिए जाते हैं। संविधान में कुछ विशेषाधिकार के अलावा अगर बात की जाए कि संविधान के अतिरिक्त इनको कहाँ से विशेषाधिकार मिलते हैं, तो सीआरपी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसमें क्या कहा गया है कि सदन या उसकी समिति की बैठक जब जारी होती है, उस दौरान उसके प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और प्रारंभ और जो बात खत्म होने के 40 दिन बाद तक क्या होता है, सभी प्रकार की सिविल प्रक्रिया जो संहिताएँ होती हैं, उनको सदस्यों को ना आप गिरफ्तार कर सकते हो, ना ही हिरासत में ले सकते हो। मतलब क्या है, अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलते हैं और कोई भी सदन की बैठक चल रही है, चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो,
तो उस सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक क्या है, आपको सिविल प्रक्रिया के तहत आप गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आपने आपराधिक कुछ कृत्य किया है और उसमें घोषित होता है, तो आपको क्या होता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके यूज़ की बात देखें, तो संविधान उन सभी व्यक्तियों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है, जो संसद के किसी सदन या उसके किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार रखते हैं। इसी तरीके से जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, वो इसके सदस्य तो नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, वो यहाँ पे जवाब तलब करने के लिए बुलाया जाता है, वो कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, मेंबर होता है, उसका एक सदस्य होता है, लेकिन क्या होता है, उनको प्रिविलेज संसद के नियमों द्वारा विशेषाधिकार नियम अर्थात संविधान के 105 के तहत नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उनको संविधान का आर्टिकल है 361, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को क्या हुआ है, विशेषाधिकार अपने कृत्यों से मिले हुए हैं, वहाँ से इनको अधिकार मिलते हैं, इनको संसद नियमों से अधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को इससे अधिकार 105 के तहत नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके ये मेंबर होते हैं राष्ट्रपति। बात करेंगे लॉन्ग फॉर सेल के बारे में, तो लॉन्ग सेल फॉर क्या है, एक नई तरीके का वल्नरेबिलिटी अर्थात एक भेद्यता है, यानी कि आपके अंदर घुसने का तरीका है, जिसमें क्या होता है, ये साइबर सुरक्षा के दोष हैं, उनमें ढूँढ कर उसके अंदर घुस जाता है और कहीं न कहीं साइबर सुरक्षा के लिए हमला करता है। तो वल्नरेबिलिटी होती क्या है, एक ओपन सोर्स लॉगिन लाइब्रेरी में ये स्थापित होता है, जिसका उपयोग इंडस्ट्री यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियाँ होती हैं, उनके द्वारा अधिकांश अनुप्रयोग में यूज़ किया जाता है, किसी के लोगों के दूसरे घुसने के लिए हैकर्स में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो जो वल्नरेबल हैकर्स होते हैं, वो किसी भी एप्लीकेशन तक पहुँच प्रदान इसके द्वारा हो जाती है और संभावित रूप से उन्हें डिवाइस या सर्वर को दुर्भावनापूर्ण तरीके से सॉफ्टवेयर चलाने में हेल्प कर दुर्भावनापूर्ण मतलब आप किसी भी तरीके के उसके डाटा को लीक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है लॉन्ग फॉर सेल क्या है, तरीके क्या है? आप अंदर घुसना किसी के वायरस की तरह से हैकिंग करने वाली प्रोसेस है लॉन्ग फॉर सेल। बात करेंगे तब्लीगी और दाह-वहा के बारे में, तो सऊदी अरब ने तब्लीगी और दाह-वहा समूह, जिसे अल-हवाब के नाम से भी जाना जाना जाता है, इनके समाज को खतरा बताते हुए इन पे इन्होंने क्या प्रतिबंध कर दिया है। आपको याद होगा जब भारत में कोरोना फैला हुआ था, उसमें तब्लीगी जमात मतलब लोग और तब्लीगी मतलब क्या होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यों के लिए लोग एक जगह इकट्ठे होते, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे इकट्ठे हुए थे, तो उनकी वजह से बोला गया कोरोना उन्हीं की वजह से फैला, लेकिन ऐसा नहीं था, बस दुष्प्रचार था, लेकिन कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार तो थे कुछ तरीके से। तो सऊदी अरब क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुखिया देश माना जाता है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन्हीं तब्लीगी तरीके की संगोष्ठियों को और जिसको उन्होंने दावहा बोला जाता है और संयुक्त रूप से उनके देश में इसको अल-हवाब के नाम से जाना जाता है, उसपे उन्होंने क्या किया है, रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है तब्लीग पे। बात करेंगे बाल्टिक समुद्र के बारे में। बाल्टिक समुद्र आपको लोकेशन है इसलिए इसको बता दें, तो बाल्टिक सागर समुद्र अगर देखें लोकेशन कहाँ है, तो जब आप यूरोपियन कंट्री में दे जाएँगे, तो वहाँ पे उत्तर में ये स्थित है और इसके देश कौन से हैं, स्वीडन है। स्वीडन स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का हिस्सा भी है। इसके अलावा फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क इसके कई द्वीपों से घिरा है। तो इसकी लोकेशन को अगर आप मैप में और थोड़े गौर से अगर देखिएगा, तो आपको एग्ज़ैक्ट क्लियर पता चल जाएगा। तो आप जब जाएँगे अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से डेनमार्क से होते हुए जब अंदर घुसेंगे, तो आपको मिलेगा बाल्टिक सागर और बाल्टिक सागर के पास लगे हुए हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, साथ ही साथ यहाँ पे गल्फ और बोथनिया, तो बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी यहाँ पे स्टेबल है। इसके आस-पास की बात करें तो यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, उसके अलावा फ़िनलैंड है, एस्टोनिया है, रसिया का बाउंड्री आपको हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। जितने मैं देश के नाम ले रहा हूँ, इसके बाउंड्रीज़ के टच करते हैं। बाल्टिक सी पर लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है और जर्मनी है, ठीक है? तो अगर आप इसे देखिए तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी यहाँ पे अगर बात की जाए स्टॉकहोम है, फ़िनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, एस्टोनिया की राजधानी अगर यहाँ पे देखें तो आपको तालिन है, उसके बाद हम रसिया का तो आपको पता चाहिए सेंट पीट वो कहाँ पे है। लाटविया की राजधानी रीगा है, लुधियाना की विल्नियस है। पोलैंड की अगर राजधानी की बात की जाए, तो यहाँ पे नीचे साइड में है और जर्मनी की राजधानी नीचे बर्लिन में है, ठीक है? तो इन देशों के नाम याद रखिएगा स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, रसिया, लाटविया, लिथुआनिया, उसके अलावा यहाँ पे पोलैंड और जर्मनी ये सारे बाल्टिक सागर से अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं और बाल्टिक सागर क्या है? ये यूरोप में उत्तरी क्षेत्र पे स्थित है। तो इसी के साथ आज इतने करंट अफेयर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आपका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना ईमेल एड्रेस उसमें सेंड कर दिया जाएगा। नहीं तो मिलेंगे अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।